हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में 30 जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ है शिफ्ट 2 का, उसके 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसलिए आपका ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। इसमें हमें बताना है कि इनमें से चार में से किसका स्क्वायर पिरामिडल शेप है। वंस अगेन, जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल का शेप हो, ज्योमेट्री हो, तो हम कैसे बताते हैं? हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। और फिर देखते हैं उनमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है या फिर नहीं है, क्योंकि जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो शेप कैसे बताते हैं, उसमें हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर आप चारों को सॉल्व करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, एंड स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार हम ये भी बताना चाह रहे हैं, आपको हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो अच्छी बात है। इन केस आपको थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो आप यहाँ इस लेक्चर में जब जाएंगे, जब चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आपको ये मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन पे आसानी से कैसे सॉल्व करें। यहाँ हम कई सारे एग्जाम्पल की मदद से आपको बताए हैं एक्चुअली कि कैसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वही तरीके से हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम डायरेक्टली अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो इसका कितना हो जाएगा, 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 5, यानी 5 बॉन्ड होना चाहिए और है भी 5। इसका मतलब ये क्या हो गया, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। PCl5 भी क्या होगा, यही PF5 की तरफ ही होगा, क्योंकि फ्लोरीन की जगह जस्ट क्लोरीन दे दिया है। BrF5 में आइए तो 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 12/2, दैट इज योर 6, यानी 6 बॉन्ड होना चाहिए, बट है 5। इसका मतलब एक लोन पेयर होगा, और ऐसे केसेस में ही क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। और वही कुछ ऐसा एग्जाम्पल अगर आपको हम बताए लाइक XCF4, यहाँ अगर कैलकुलेट करेंगे 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 12/2, तो यहाँ हो जाता था 6। अभी भी 6 बॉन्ड है लेकिन 4 ही बन रहा है, तो 2 लोन पेयर हो गया, तब हो जाता है स्क्वायर प्लानर। तो देख रहे हैं, जब कभी भी शेप बताना होता है तो हमें लोन पेयर को काउंट नहीं करना होता है, लेकिन अगर कहता है ज्योमेट्री क्या है, तब ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा और ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा। तो इस तरह से आप बताते हैं कि शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। और स्क्वायर पिरामिडल है यानी 6 बॉन्ड चाहिए, और NiCN4 में देखिए 4 ही बॉन्ड पॉसिबल है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। तो यही इसका सॉल्यूशन है, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। अब इसमें देखिए, इन तीनों का आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हुआ है, और हमें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका बढ़िया है। तो देखिए, जब कभी भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गया, और निगेटिव है तो रिड्यूसिंग पावर हो गया। याद नहीं करना है, हम आपको तरीका भी बता रहे हैं। जब कभी भी आप यहां से समझिए, इजी एग्जांपल है। निगेटिव है तो रिड्यूसिंग कहते हैं। रिड्यूसिंग पावर यानी किसी को रिड्यूस करेगा, यानी खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखिए, अल्कली मेटल्स ये सब है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, देख रहे इसका निगेटिव वैल्यू है। तो यहां से आप याद रख सकते हैं, अच्छा जब निगेटिव वैल्यू है यानी ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग कर रहे हैं। इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। तो अगर ये निगेटिव वाला है तो पॉजिटिव होगा ये इसका वैल्यू। तो इसका मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। आप यही देख सकते हैं, एनसीईआरटी का जो क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, वहां पर आपको ये मिलेगा पूरा चार्ट। तो देख रहे हैं, जैसे जैसे पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, ये एरो देखिए, ये क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका है, Br का है, देन आयोडीन का है, देन क्लोरीन का है। तो BrI and BrICl, आंसर इज जो बी। समझ में आया ना हम कैसे एक्सप्लेन किए? तो बस इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। आपको याद नहीं करना है कि हाँ पॉजिटिव होगा तो ये होगा, निगेटिव होगा तो नहीं। आप एक एग्जांपल दिमाग में रखिए अल्कली का, आप यहां से डिड्यूस कर लीजिएगा। क्लियर है? देखिए, अगेन एनसीईआरटी का बस नॉलेज चाहिए था। साफ साफ देखिए, कह रहा है कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी हम प्यूरिफिकेशन मेथड यूज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। देखिए एनसीईआरटी क्लास 11 सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, वहां पर साफ साफ देखिए क्या दे रखा हुआ है, दो अलग अलग सॉल्वेंट को अलग कर रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, इट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन आपका नेम रिएक्शन पर है, और इसको कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। शॉर्ट में हम आपको पहले कैनिज़ारो बता देते हैं। जब कभी भी आपको फॉर्मल्डिहाइड देखने को मिलता है, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम इसकी बात करेंगे CH3,
तो इस केस में देखिए अल्फा किसको कहते हैं, कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन को अल्फा कहेंगे और उससे सटा हुआ हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे केसेस में जब भी आप बेस देते थे तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ कार्बोनाइन जनरेट करता था और फिर वो अल्डोल कंडेंसेशन में पार्ट ले लेता था। लेकिन जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तब ये आके इस पर अटैक करता था, जिसके कारण से ये याद कीजिए क्या होगा, HO- OH H और बगल का एक और मॉलिक्यूल होता था और ये यहाँ से इस तरह से हाइड्राइड ट्रांसफर होकर इसको रिड्यूस करता था। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये एसिड बन रहा है और यहाँ से देखिए ये अल्कोहल बन रहा है। कुछ नहीं, ये अपना H+ छोड़ेगा, ये H+ ले लेगा, इसी कारण से ये एसिड का सॉल्ट होता है और ये अल्कोहल बनता है। तो कैनिज़ेरो में क्या होता है, इसलिए आप ये भी देखिए ये 50% KOH सॉल्यूशन दे रखा हुआ है, इसीलिए ये यह भी बताना चाह रहा है कि यहाँ पर कैनिज़ेरो होगा। तो देखिए एक एसिड होगा और दूसरा अल्कोहल बनेगा और मेटा पे क्लोरो है तो क्लोरीन पे तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, तो क्लोरीन क्यों जाएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन पे ये गलत, क्लोरीन को होना है, हाँ है। अब उसमें भी एक का एसिड और एक का अल्कोहल, अल्कोहल एसिड, एसिड में भी क्या ध्यान देना है, उसका सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा बिकॉज बेसिक मीडिया है, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। अब देखिए अगेन एनसीईआरटी एज इट इज, एनसीईआरटी में आप जाएंगे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में तो देखिए सेक्शन 8.4 में आएंगे KMnO4 के बारे में दे रखा हुआ है। जब MnO2 को बेस यूज करके ऑक्सीडाइज करते हैं तो MnO4 होल 2- बनता है, ध्यान दीजिए होल 2-, इसी को आप कहते हैं K2MnO4। और जब इसको फर्दर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में तब MnO4- बनता है, यानी KMnO4। यही क्वेश्चन था, MnO2 A बना रहा है, यही A है, और वो फर्दर रिएक्ट करके B बना रहा है, यही B है। तो AB क्या है, MnO4 होल 2- और MnO4-। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है हम कहेंगे। देखिए कह रहा है पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट, तो कह रहा है लेफ्ट टू राइट केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज, गलत है। देखिए हम जानते हैं ग्रुप 1 अल्कली मेटल होता है, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। तो अगर आप यहां से यहां आएंगे तो थोड़ा सा रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है बिकॉज इसको एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। फिर जैसे जैसे हम आएंगे तो नीचे डी ब्लॉक आने लगता था, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर आप पी ब्लॉक में आएंगे तो कार्बन आ जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आ जाएगा, यानी कार्बन और नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर थोड़ा सा डिक्रीज किया, फिर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया, बिकॉज जैसे ही फ्लोरीन क्लोरीन आने लगता है तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाता है, एक अच्छा नॉन मेटल हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कहना कि ग्रेजुअली इंक्रीजेस नहीं, थोड़ा डिक्रीज किया, थोड़ा डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म बाय द ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिक। हाँ, अगर मेटल है तो उसका ऑक्साइड बेसिक in नेचर होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक in नेचर होता है। तो ग्रुप 17 अभी क्या बताया आपको, नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड एसिडिक हो जाएगा और ग्रुप 1 का बेसिक हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन रीमर टीमर रिएक्शन पर कई बार पूछ चुका है और हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से हम एक सेपरेट वीडियो ही ला दें कि अभी तक रीमर टीमर रिएक्शन पे किस किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके आया है। तो वंस अगेन देखिए रीमर टीमर में क्या करेंगे, फेनॉल लेते हैं, ये रिएजेंट होता है, कई बार बता चुके हैं, यहाँ से डाइक्लोरोकार्बिन बनता है एज ए इंटरमीडिएट और यही रिएक्ट करके ये जो बनाता है एल्डिहाइड, इसी को कहते हैं सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। और ये ऊपर जो दे रखा है ये है कोल्बे रिएक्शन, तो इसका आंसर 3 हो गया। इसमें देखिए अगेन एनसीईआरटी है, बेसिक्स है, जो भी बोलेंगे वो एनसीईआरटी में यहाँ दे रखा हुआ है, बट अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो देखिए बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि अगर आप देखेंगे H2O फिर आपका लाइक हम पहले निमोनिक्स लिखते हैं ओ सामा से 3 पोते, याद रखने में इजी होता है। तो जब आप इससे H जोड़ते जाएंगे तो कह रहा है कि टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और यहाँ क्या है H2E, तो हम सभी में H जोड़ देते हैं। तो कहना चाह रहा है टॉप टू बॉटम आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता, हाँ करता है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, क्योंकि बॉन्ड लंबा हो जाता है तो इजीली टूट जाता है। इसी तरह से हम लोग किस में भी बोलते थे HF
HCl, HBr और HI सेम कॉन्सेप्ट है। तो बस यही है, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, इसलिए टेलुरियम का सल्फर से ज़्यादा होगा। रीजन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसका कम होता है। सो बोथ आर द करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। तो 4 आंसर हो गया। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट विथ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। पहले देखिए CH3 हो गया प्राइमरी, सॉरी मिथेनी हो गया CH3X, फिर अगर हम बात करें CH3 CH2X, सॉरी CH3 और ये हो गया X, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो कह रहा है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अगर हम लेते हैं और बल्कि सब्सटीट्यूएंट नहीं यूज़ करते हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए OAT माइनस यूज़ करते हैं और एक केस में हम ये यूज कर रहे हैं, तो हम जानते हैं जितना ज़्यादा बल्कीनेस होगा उतना ज़्यादा बेसिक नेचर हो जाता था, तो इसलिए घटिया न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ क्या कर रहा है, हम बल्कि सब्सटीट्यूएंट नहीं यूज़ करें, यानी सिंपल OAT माइनस या OMe माइनस। तो क्या करेगा, ऐसे केसेस में ये SN2 चल जाएगा, समझ रहे हैं ना, बिकॉज बल्कि रहेगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तब चांसेस है वो इलिमिनेशन के थ्रू E2 करा दे, बट साथ साथ हीट भी थोड़ा चाहिए, तो इसलिए इस केस में क्या है, बल्कि नहीं है, तो यहाँ SN2 जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वही अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए न्यूक्लियोफाइल के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन अब कह रहा है हम इथेनॉल को यूज कर रहे हैं, और ये भी ध्यान दीजिए लार्ज एक्सेस कह रहा है। तो पहली बात, इथेनॉल क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें भी वो एक्सेस की बात कर रहा है, यानी ये हिंट करने की कोशिश कर रहा है कि अब ये बॉन्ड टूटेगा सोल्वोलाइसिस के थ्रू और धीरे धीरे कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए इसमें SN1 होगा। तो इसलिए ये प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। अब देखिए ये जस्ट बेसिक है, इसमें क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालने आना चाहिए। किसी भी सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ C के बारे में मोल फ्रैक्शन बताना है, तो उसका मोल लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल, तो C का मोल ले लिए डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C। उसी तरह B का लेना होता तो NB डिवाइडेड बाय N टोटल, और अगेन यही क्या है आपका N टोटल है, तो इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ऑप्शन इज 1। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इसमें आपको एक एल्कीन दे रखा हुआ है और दो अलग अलग रिएजेंट दे रखा हुआ है, एक केस में सिंपल H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दे रखा हुआ है, और दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट दे रखा है, ये हाइड्रोबोरेशन का है। तो बताना है प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा। देखिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने से पहले आपको हम बताएं, अगर आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीरीज में, तो यहाँ आप देखिए हम कई सारा सेट प्रैक्टिस करके हम आपको थीमेटिक वाइज बताए थे। लाइक अगर आप सेट 3 की ही बात करें तो इसमें हम बताए थे कि एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए इसका 2 पार्ट बनाए थे। उसी तरह आप रिंग का सब्सटीट्यूशन हो गया, या फिर इससे पहले हम बनाए थे सब्सटीट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया। तो जब आप सेट 3 में जाएंगे, जो कि हम 4 जनवरी को ही अपलोड किए थे, तो देखिए यहाँ पर हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि जब कभी भी पाई बॉन्ड पे अटैक करके H और OH का एडिशन करना है तो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक हो गया सिंपल दिस मेथड के थ्रू, जो कि हम यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, और 2 अलग मेथड हो जाता है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन यानी दिस वन, और तीसरा हो जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी ये सब। तो हम बताए थे कि ये दोनों में क्या होता है कि कार्बोकैटायन आपका नहीं बनता है, तो जब कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं, लेकिन इसमें कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए इसमें हमें रीअरेंजमेंट कराना है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ही हम यहाँ H प्लस लगाएंगे तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, यानी तो इस कारण अब OH अंदर की ओर आ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो A है ये बनेगा, OH अंदर की ओर आएगा। ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, आंसर 1 हो गया। वही यहाँ तो खैर रीअरेंजमेंट कराना भी नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, से फॉर आपका CH3 ऐसे दे रखा हुआ है और यहाँ पर इस तरह से, अभी भी आप क्या करेंगे कि H प्लस को यहाँ अटैक करेंगे, तो हम यहीं पे लिख के दिखा रहे हैं, तो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा। अब आप क्या करेंगे, फिर से हाइड्राइड शिफ्ट करके इस तरह से, और आप कार्बोकैटायन अंदर की ओर ले आएंगे, कार्बोकैटायन अंदर की ओर ले आएंगे, और अब OH माइनस अटैक करेंगे तो OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब कभी आपको H2O और H प्लस का सोर्स दे रखा है तो कार्बोकैटायन बनेगा और रीअरेंज करेंगे, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो या OMDM हो, वहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए इसमें और दूसरा चीज क्या है कि हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराते हैं, इस कारण से OH बाहर की ओर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर B हो गया। क्लियर है?
तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। आपको डिटेल में अच्छे से समझना है तो आप सेट 3 जाके देख सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में डायपोल मोमेंट के ऊपर पूछा है। बेसिकली कहना चाह रहा है कि NF3, पहले आप देखिए NF3 की हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं और ये है NH3, ये 3 स्ट्रक्चर है और यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है। तो हम लोग डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? बेसिकली लोन पेयर के कारण गया और हम लोग ये सारा एरो इस तरह से दिखाते थे, जिसके कारण से इसका जो म्यू है वो बहुत बढ़ जाता है और सारा डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है। बट जैसे ही हम फ्लोरीन लगाते हैं ये अपनी तरफ खींचता है और फ्लोरीन अपनी तरफ खींचता है। यही रीज़न है कि इसका डायपोल मोमेंट म्यू रिजल्टेंट घट जाता है। तो इसलिए ज़्यादा डायपोल मोमेंट NH3 का होता है, ना कि NF3 का। यही पूछ रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। गलत। अभी जस्ट देखें, और NH3 में कह रहा है कि ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू लोन पेयर एंड द डायपोल मोमेंट ड्यू टू NH बॉन्ड, यानी लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और NH के डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, कह रहा अपोजिट होगा। गलत, सेम डायरेक्शन में होगा, अभी जस्ट एक्सप्लेन किए। और NF3 में कह रहा है कि द ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू द लोन पेयर, इसके कारण, और NF बॉन्ड यानी इसके कारण ये सेम डायरेक्शन में होगा। अभी जस्ट देखिए ये तो अलग अलग है, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ऑप्शन इज 1। अब देखिए अगेन PYQ के बेसिस पे जाइए, तो ये क्वेश्चन जो इस साल पूछ रहा है, ये 27 जनवरी हो या 29 जनवरी हो, इसी साल का इसी क्वेश्चन का रिपीटिशन है। कैसे? देखिए हम फिर से आपको दिखाते हैं NCERT लैब मैनुअल का रेफरेंस। जब भी आप क्रोमाइल क्लोराइड बना लेंगे, इसमें पूछ रहा था क्रोमाइल क्लोराइड कैसे बनता है, वही ये स्टेटमेंट है इतना। जैसे ही क्रोमाइल क्लोराइड बन गया, अब वो NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्रोमेट बनाता है। यही क्रोमाइल क्लोराइड बन गया, अब NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्रोमेट बनाता है। और जब हम इसका H+H2O के प्रेजेंस पे रिएक्ट करेंगे तो CrO5 बनाएगा। वही इसमें पूछ रहा है। अब यही दो देखिए फिर से, क्रोमाइल क्लोराइड का NaOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्रोमेट, दिस वन, तो Na2CrO4। इसी का HCl और H2O2 के रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? CrO5, H2O2 वाला, तो CrO5 आंसर जो 2। अगेन 29 जनवरी का पेपर में देखिए, यहां पूछ रहा था किस केस में CO का ब्रीजिंग होता है, तो क्या हो गया? कोबाल्ट के केस में देखे थे। अब इसी में क्वेश्चन क्या पूछ दिया? अब मैंगनीज के ऊपर पूछ दिया और कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैंगनीज के राउंड। फिर से वही रेफरेंस देखिए, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन एज अ होल 6, तो ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए NCERT। नाउ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कलर कैसे प्रोड्यूस होता है, जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे d ऑर्बिटल का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बताएं, तो मान लेते हैं ये T2G है और ये Eg है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से उठ के जाएगा, तो dd ट्रांजिशन करेगा तो कलर आता था, बिकॉज फिर वो जब वापस आएगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तो कलर इम्पार्ट करता है। तो इस तरह से हम जानते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो तब भी कलर आ रहा है, तो ऐसे केसेस को कहते हैं कलर चार्ज ट्रांसफर के कारण आ रहा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, इसमें +7 है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं फिर भी कलर दे रहा है, इसलिए इसका रीजन चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए दोनों में चार्ज ट्रांसफर इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, यही 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बहुत जल्द हम आपका अगला 15 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। सो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।